अब आते हैं जो मध्यकालीन में, जैसे कि मिडेवल इंडिया की बात करें, मध्यकालीन इतिहास को अगर आप देखोगे तो उस टाइम पर यानी 15वीं और 16वीं शताब्दी में अगर देखेंगे तो उस समय हुडीज और चितीज ये काफ़ी ज़्यादा जो है चलते थे उस टाइम पर, क्योंकि आज की तरह उस टाइम पर चेक नहीं होते थे। उस टाइम पर जो है आज जो मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट है मीडियम ऑफ एक्सचेंज के, वो उस समय नहीं होते थे। उस समय हम हुडीज और चितीज की बात कर रहे थे। चितीज खासकर दक्षिण क्षेत्र में आपका प्रयोग होता था। ठीक, मुख्य रूप से यहाँ पर हुडीज को आप समझते क्योंकि ये भी इसी के साथ कंसीडर होता है। अब ध्यान से समझना, हुंडीज का अगर हम बात करें, राइट, अगर हम हुंडीज की बात करें तो ये एक संस्कृत वर्ड है। यहां से भी आपको एक कीवर्ड समझना है। ये कैसा शब्द है? ये संस्कृत का शब्द है। और मैं आपको बता दूं, दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में संस्कृत ने हमेशा से अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाया हुआ है। तो यहां पर हमने संस्कृत की जब बात की तो हम ये इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो है टू कलेक्ट, यानी कि कलेक्ट करना। कलेक्ट करने का मतलब हो गया कि कल को ये पैसा हमें आपसे कलेक्ट करना है, राइट। जैसे सपोज करो मैं खरीदार हूं और आप विक्रेता हैं, राइट। मैं खरीदार हूं मैं और आप विक्रेता हैं, तो मैंने एक डॉक्यूमेंट बना के आपको दे दिया, उसमें लिख दिया कि मैं प्रॉमिस करता हूं कि 20 दिन बाद ये पेमेंट मैं आपको कर दूंगा, राइट। वही एक तरीके से हुडीज हो गई जो उस समय सामने वाले को दे दी जाती थी जब आपके पास पैसा नहीं होता था। उस समय एक निश्चित समय के बाद उसका अधिकार होता था आपसे पैसे कलेक्ट करने का। क्यों? क्योंकि आपने प्रॉमिस किया है, राइट। तो बेसिकली अगर हम देखें तो ये एक डॉक्यूमेंट है। ये क्या है? एक डॉक्यूमेंट है। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि फैसिलिटेट करता है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि फैसिलिटेट करता है ट्रांसफर ऑफ मनी। ध्यान से समझना, ट्रांसफर ऑफ मनी फ्रॉम वन हैंड टू अनदर फॉर ट्रेडिंग एक्टिविटी। तो कुल मिला के एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि क्या सुविधा देता है? ट्रांसफर ऑफ मनी, यानी पैसे को ट्रांसफर करना एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के हाथ में। तो कुल मिला के एक पत्र मान लो, एक डॉक्यूमेंट मान लो, पेज मान लो, जिस पे लिखा होगा कि भाई मैं प्रॉमिस करता हूं इतने समय इस डेट को, राइट, या इतने महीने के बाद सामने वाले को मैं ये पेमेंट करूंगा, राइट। बात इसकी हिंदी छोड़ देना बेटा, है हिंदी छोड़ देना। हिंदी का शायद गलत जो है वो है, इसमें क्या बोलते हैं, गलत आपका वो आ गया है ट्रांसलेशन, ठीक है। हिंदी छोड़ दीजिए, इंग्लिश में समझ लेते हैं। एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सचेंज इट इन्वॉल्व ए कॉन्ट्रैक्ट। ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, क्योंकि जो हुंडीज है, या हम कह सकते हैं कि जो आपका एक कह सकते हो चितीज है, ये बेसिकली एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सचेंज है। ये विनिमय का माध्यम है। बात ध्यान से समझना, ये एक विनिमय का माध्यम है जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह काम करता है। अब सपोज मैंने आपको कुछ लिख के दे दिया कि मैं 10 दिन बाद आपको पेमेंट करूंगा, लेकिन कल को मैं बात से मुकर गया, कल को मैं बात से अगर मुकर गया तो फिर क्या इस पर एक्शन लिया जा सकता है? इसलिए इसको एक कॉन्ट्रैक्ट के रूप में, एक अनुबंध के रूप में पेश किया जाएगा, ताकि सामने वाला कल को अपनी जो भी ऑब्लिगेशन है, अपनी जो भी कर्तव्य है, उससे जो है मुंह न मोड़ ले, राइट। जैसे कहते हैं ना, हम किसी को पैसे देते तो लिखवा लेते हैं कि भैया इतने दिन में पैसे दोगे, नहीं दोगे तो फिर ये रहेगा, और उस पर बाकायदा एक जो है स्टाम्प पेपर पे लिखवाते हैं ताकि वो उसकी थोड़ी सी वैधता भी रहे, कल को आप मुकर ना पाए। इसलिए कहा जाता है कि जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सचेंज है, जिसको आप हुंडीज बोलते हैं, जो कि एक डॉक्यूमेंट है जो ये प्रॉमिस करता है सामने वाले को कि इतने समय के बाद हम आपको ये पेमेंट कर देंगे, आज पैसे नहीं है, राइट। इसका मतलब ये एक विनिमय का माध्यम के रूप में हम प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है बात। ये एक विनिमय का माध्यम है जो कि एक अनुबंध की तरह है, जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो गई बात? ये कॉन्ट्रैक्ट की तरह है, इस प्रकार से आपको ये दिखेगा, ठीक है। ये
उस टाइम पर चलने वाला हुंडीज है जब हम मध्यकालीन भारत की बात करते हैं। यहां पर आपको ये बॉम्बे प्रोविंस, ये उस टाइम पर बॉम्बे प्रोविंस होता था। आप तो बाद में ये जो है देश जब स्वतंत्र हुआ उसके बाद नामकरण हुए, राज्य कई सारे बने, कई सारे नाम चेंज हुए, तो उस टाइम की बात हो रही है, राइट, उस टाइम की बात हो रही है। और यहाँ पर आपके सामने ये एक हुंडीज देखने को मिल रही है जो 2500 रुपये की है, ठीक है, 2500 रुपीज़। इसके अंदर हर एक चीज़ लिखी हुई है कि इसमें लिखा है 86 डेज आफ्टर द डेट प्रॉमिस टू पे। यहाँ पर वर्ड लिखा है प्रॉमिस टू पे, यानी कि प्रॉमिस किया जा रहा है टू पे टू सेठ। मान लीजिए कोई भी नाम है, मंगल भगवान दास नाम है मान लो ये, तो इनको पे करने के लिए प्रॉमिस कर रहा है सामने वाला, राइट। ये एक पहले का फॉर्मेट है, इस तरीके का आपका हुंडीज दिखता था। बात समझ में आ गई? तो एक लाइन में अगर कोई पूछे तो हुंडीज एक तरीके से डॉक्यूमेंट है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे को, यानी कि खरीदार विक्रेता को ये प्रॉमिस करता हुआ नजर आता है कि इतने समय के बाद हम आपको पे कर देंगे पैसे, आज नहीं है, एक समय के बाद कर देंगे। सामने वाला मुकर नहीं सकता भविष्य में, क्यों? क्योंकि ये एक कॉन्ट्रैक्चुअल डॉक्यूमेंट के रूप में देखा जाता है, ये एक विधिक अनुबंध है, इसको आप नकार नहीं सकते भविष्य में, राइट। ये है आपका हुंडीज। अब हुंडीज की जब हम बात करते हैं तो इसके वर्गीकरण की भी हम बात करते हैं। इसके दो प्रकार के वर्गीकरण हैं। एक चीज और यहां पर मैं आपको समझाना चाहूंगा कि जब हम हुंडीज की बात करते हैं तो इसमें कुछ असेंशियल्स होते हैं। जैसे मैंने आपको यहां पर बताया, क्या बताया? जैसे मैंने बोला कि ये एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट एक्सचेंज है जो कि एक कॉन्ट्रैक्चुअल फॉर्मेट में है। जब हम कॉन्ट्रैक्चुअल फॉर्मेट में बात करते हैं या कॉन्ट्रैक्ट के रूप में देखते हैं, अनुबंध के रूप में देखते हैं, तो एक बात याद रखना, इसमें दो चीजें और हैं। क्या है? एक पार्टी दूसरी पार्टी को प्रॉमिस कर रही है, यानी कि एक दूसरे को ऑफर कर रही है, दूसरा उसको एक्सेप्ट कर रहा है, तभी कॉन्ट्रैक्ट है ना। जब ऑफर और एक्सेप्टेंस दोनों मिलेंगे और ये जो अनुबंध है वो सहमति से होगा, ये अनुबंध सहमति से होगा, तभी ये कॉन्ट्रैक्ट है। क्लियर है बात? तो इसमें कल को कोई भी पीछे नहीं हट सकता, पहली बात। एक और चीज होती है, हुंडीज जो है ये ट्रांसफरेबल भी है, ध्यान से समझना। हुंडीज जो है वो ट्रांसफरेबल भी है। जैसे कि सपोज मैंने आपके नाम एक हुंडी दी, जैसे मैं क्रेता हूं, मैं खरीदार हूं, मैं बायर हूं, आप विक्रेता हैं, आप सेलर हैं। आपसे मैंने कोई सामान खरीदा, मेरे पास 10,000 रुपये नहीं है और 10,000 का मैंने सामान खरीदा। 3 महीने बाद 10,000 रुपये देने का वायदा किया, प्रॉमिस की, ठीक। ये एक तरीके से मैंने आपको हुंडी दे दी या प्रोमिसरी नोट दे दिया एक तरीके से, ठीक। अब क्या होता है, 1.5 महीने के बाद, मैंने वायदा सपोज 3 महीने का किया था, 1.5 महीने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पैसा किसी व्यक्ति से है, हम डायरेक्ट उससे ही क्यों ना दिलवा दें, हम डायरेक्ट उससे ही क्यों ना वो पैसा दिलवा दें। ध्यान से समझना, उस केस में हम अपने उस सेलर से बात करेंगे, विक्रेता से, कि देखो 3 महीने बाद मुझे आपको पैसा देना था, ठीक। अब मेरा एक व्यक्ति आप ही के घर के पास में रहता है, वो व्यक्ति आपको उस समय पर पैसा देगा मेरी जगह, ठीक, क्योंकि मेरा पैसा उस पर है, वो आपको दे देगा। इस बात पर अगर दोनों एग्री होते हैं, राइट, तो वहां पर जो हुंडीज होगी वहां पर अब थोड़ा उसमें चेंज कर दिया जाएगा, मेरी जगह वो सामने वाला प्रॉमिस देगा, मतलब मेरी जगह वो सामने वाला उसको पेमेंट करेगा। एक तरीके से मैं उसको ऑर्डर करूंगा और वो हमारे सेलर को पेमेंट करेगा। लेकिन ये पॉसिबल तभी है ना जब दोनों ही व्यक्ति म्यूचुअल कंसेंट से इस बात को अग्री करें, सहमत हो। कहने का मतलब ये कि हुंडीज को हम ट्रांसफर भी कर सकते हैं अगर दोनों पार्टी चाहें तो। क्लियर हो गई बात? तो ये दो चीजें मैंने आपको यहां पर बता दी, ठीक है। एक तो भाई वारंटी, एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट का मतलब, हुंडी का मतलब है कि वारंट देना, मतलब सामने वाले को एक तरीके से पूरी तसल्ली देना कि ये पैसा आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये एक कॉन्ट्रैक्चुअल, एक अनुबंध है, इसलिए सामने वाला इसको जो है कल मुकर नहीं सकता, उसको देना अनिवार्य है। तो एक तरीके से वारंट भी है
और दूसरा मैंने बोला ये ट्रांसफरेबल भी है,